स्टार्ट करते हैं। और कल मैंने जो बेटा आप लोगों को करवाया था बेसिक सारे हो चुके थे, और कल का लेक्चर जहां हम लोगों ने ड्रॉप किया था वो आपको एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा दूं। मैं उस जगह पर था कि जनन क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, और जनन का उद्देश्य क्या है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो जिसमें कि हमने कहा था कि जनन जो है वो क्या करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, जातियों की निरंतरता को बनाने के लिए आवश्यक होता है। जनन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती, वेरिएशंस डेवलप होते हैं, एंड वेरिएशंस आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, यानी कि विभिन्नताओं से विकास होता है। और लास्ट में जाते जाते मैंने कहा था कि लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। इस पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो किसके कारण है बच्चों, रिप्रोडक्शन के कारण है। अब उसके आगे का जो भाग है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट इज द सबसे पहला जो भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जनन के बुनियादी लक्षण, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये वाला जो भाग है वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि जनन के बुनियादी लक्षण क्या होते हैं, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये आपको जानना चाहिए। देखिए, सभी जीवों के अंदर जनन होता है, और जनन भी अलग अलग प्रकार का होता है। यस और नो, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन किसी भी टाइप का हो या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, लेकिन जो रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर होते हैं, बुनियादी लक्षण होते हैं बच्चों, वो चेंज नहीं होते हैं। बुनियादी लक्षण जो है वो फिक्स है, और यहां पर मैंने 6 बुनियादी लक्षण ले रखे हैं, 6 बेसिक फीचर्स। अच्छा, ये तो जानते हो कि कोई भी रिप्रोडक्शन जब होता है तो कोई भी सेल जब रिप्रोड्यूस करती है, राइट, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो उसके पहले क्या होता है, डिवीजन भी होता है। डिवीजन भी होता है, और डिवीजन के पहले बेसिक तैयारी भी होती है। जिस तरीके से हम लोग एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम के पहले क्या होता है, प्रिपरेशन का फेज होता है, यानी कि हम तैयारी करते हैं। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस रिप्रोडक्शन के पहले की बहुत सारी तैयारियां होती है, ठीक है, और वही तैयारियां हम बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहली जो तैयारी होती है वो क्या है, दैट इज आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण। किसी भी प्रकार का जनन हो रहा हो उसके अंदर क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है बच्चों, प्रोटीन का निर्माण होता है, व अन्य जैव रसायनों का क्या होता है, संश्लेषण। ये बेसिक चीज है। आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब अपन सेल डिवीजन पढ़ते हैं, याद है ना, सेल बायोलॉजी के अंदर जब हम लोग 11th क्लास के अंदर सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो सेल डिवीजन के अंदर आपको याद हो तो सेल साइकिल होती है, ठीक है, और सेल साइकिल के अंदर हम लोग एक अवस्था पढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा अंतरावस्था, याद है ना, इंटरफेस स्टेज। और उस इंटरफेस स्टेज के अंदर 3 प्रवस्थाएं होती थी, G1, S और G2, याद है। तो जो G1 और G2 प्रवस्थाएं होती थी उसमें क्या होती थी, ग्रोथ होती थी, क्लियर। और S प्रवस्था के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता था, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। और G1 और G2 जो प्रवस्थाएं थी, ग्रोथ फेजेस थी, उसके अंदर आरएनए और प्रोटीनों का क्या होता था, संश्लेषण। तो ध्यान रहे कि रिप्रोडक्शन का जो बेसिक फीचर है वो ये है कि आरएनए, प्रोटीन और अन्य जैव रसायनों का क्या होता है, संश्लेषण होता है, ठीक है। दूसरा, डीएनए का प्रतिकृतियन। डीएनए का प्रतिकृतियन, डीएनए का प्रतिकृतियन का मतलब समझते हो, प्रतिकृतियन का मतलब होता है कॉपी बनाना। डीएनए की क्या बनना, कॉपी बनना, डीएनए की कॉपी बनना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिकृतियन। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि रेप्लिकेशन नहीं होता तो पेरेंट्स जो है वो डीएनए की कॉपी संततियों को नहीं दे पाते। तो डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए का रेप्लिकेशन आप सब जानते हो कि किस प्रवस्था में होता था, एस प्रवस्था में, याद है ना, अंतरावस्था की एस प्रवस्था के अंदर डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, मेकिंग कॉपीज ऑफ इट्स ओन टाइप, डीएनए की कॉपीज बनती है।
और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट, G1 और G2 स्टेजेस के अंदर, तो एस स्टेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और जब रेप्लिकेशन हो जाता है बेटा, तो फिर बाद में कोशिका क्या होती है, विभाजित होती है। याद है ना, ऐसी व्यवस्थाएं होती थी, G1, फिर S, फिर G2, और लास्ट में एक प्रवस्था होती थी जिसका की नाम क्या था, एम प्रवस्था। ठीक है, तो इस फेज में तो तीनों में तैयारी होती है और फिर सेल क्या हो जाती थी, डिवाइड हो जाती थी। तो यहां पर क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, ये भी बेसिक फीचर है कि कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजित जब होती है तो उसके बाद में कोशिकाओं के अंदर वृद्धि होती है। सेल्स के अंदर क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। तो फिर सेल की ग्रोथ होगी, और वंस फिर ग्रोथ जब हो जाती है तो उसके बाद में, ग्रोथ होने के बाद में, मैच्योरिटी आने के बाद में फिर क्या होता है, उस जीव के अंदर जिसमें कि ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है, उस जीव के अंदर जननिक इकाइयों का निर्माण होता है। जननिक इकाइयां समझते हो, जननिक इकाइयों को हम लोग बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के नाम से जाना जाता है इनको। तो उस जीव के अंदर जननिक इकाइयों का निर्माण होता है। जननिक इकाइयां समझते हो, जननिक इकाई क्या क्या हो सकती है, कोई एक खंड हो सकता है। जननिक इकाई क्या हो सकती है, कोई एक खंड हो सकता है, एक मुकुल हो सकती है, एक मुकुल हो सकती है। मुकुल का मतलब समझते हो, दैट इज नॉन एज अ बड, बड हो सकती है, राइट। या फिर और क्या हो सकता है, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर ही एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, फ्रेगमेंट हो सकता है, कोई एक बड हो सकती है, संपूर्ण शरीर, जैसे कि अमीबा वगैरह के अंदर आप लोग देखते हैं, तो अमीबा के अंदर संपूर्ण शरीर ही एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है, और यदि लैंगिक जनन करने वाले जीवों की बात करें तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर युग्मक जो होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। आर यू गेटिंग और नॉट, समझ में आ रहा है बच्चों। तो खंड हो सकता है, एक मुकुल हो सकता है, संपूर्ण शरीर हो सकता है, या एक युग्मक जो है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट हो सकता है। इज इट क्लियर। नाउ जननिक इकाइयों से नए जीवों का निर्माण होता है। जननिक इकाइयों से क्या होता है बेटा, नए जीवों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है, चाहे युग्मक हो, चाहे संपूर्ण शरीर हो, चाहे मुकुल हो, चाहे कोई खंड हो, इन्हीं से नए जीवों का निर्माण होता है। इन्हीं से क्या होगा बेटा, नए जीवों का निर्माण होता है। आपने देखा है ना, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों के अंदर युग्मक की बात करते हैं, तो युग्मक में क्या होता है, जैसे कि मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज करते हैं, और मेल और फीमेल गैमिट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, यंगवन बनता है। इज इट क्लियर। तो जनन के कुछ बुनियादी लक्षण हैं। ठीक है, आरएनए, प्रोटीन व अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण, पहला। डीएनए का प्रतिकृतन, यानी कि डीएनए की कॉपी बनती है। तीसरा, कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। कोशिकाओं के अंदर वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। फिर उसके बाद में जीव जब ग्रोथ कर लेता है तो उसके अंदर जननिक इकाइयों का निर्माण होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर इन जननिक इकाइयों से नए जीवों का क्या हो जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये जनन के बुनियादी लक्षण हैं। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक का जो मेन कंप्लीट जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है अब कि भाई जनन के प्रकार। हम लोग किस पे आ रहे हैं बच्चों, जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे। आप सभी जानते हैं कि जीवों के अंदर जनन जो है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक तो होता है लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लैंगिक जनन। ठीक है, सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये जो है वो कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले
अलैंगिक जनन। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं बेटा। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि एकल जीव जनन द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करता है। इज इट क्लियर? क्या कहा बच्चों मैंने? एकल जीव जनन द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करता है, मतलब यहां पर एक जीव ही केवल जनन में पार्टिसिपेट करता है। एक जीव का मतलब क्या होता है? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल अलैंगिक जनन जो होता है बेटा यूनिपेरेंटल होता है, या आप ये कह सकते हो कि वो कैसा होता है? मोनोपेरेंटल होता है। मोनोपेरेंटल, यहां पर दो जीवों की आवश्यकता नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो क्या होता है कि दो जीव आवश्यक होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन यहां पर केवल एक जीव जनन में पार्टिसिपेट करता है और एकल जीव द्वारा अपने समान संततियां क्या होती है? उत्पन्न होती है। किस प्रकार की संततियां उत्पन्न होती है वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहली चीज, जनन के अंदर दो पेरेंट्स यूज नहीं होते हैं। जनन के अंदर केवल एक पेरेंट ही क्या होता है? काम में आता है, और वो अपने समान संततियां क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है। पहली चीज। दूसरी चीज, उत्पन्न संततियां अपने आप में भी समान होती है और जनकों से भी क्या रखती है? समानता रखती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि ये जनक है, ठीक है? ये क्या है? जनक है बेटा, और इस जनक से दो संततियां उत्पन्न हुई। इस जनक से दो संततियां उत्पन्न हुई। ये दोनों क्या है बेटा? संततियां है, ठीक है? ये दोनों क्या है? संततियां है। तो क्या कहा मैंने? उत्पन्न संततियां अपने आप में भी समान होती है और जनकों से भी क्या रखती है? समानता रखती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप देखोगे तो ये जो दोनों संततियां हैं ये अपने आप में भी समान है, ये दोनों अपने आप में भी समान है, और ये दोनों संततियां इस जनक से, पेरेंट से भी क्या रखती है? समानता रखती है। यही तो अलैंगिक जनन की विशेषता है कि जो उत्पन्न संततियां है वो अपने आप में भी समान होती है और जनकों से भी समानता रखती है। क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोनोपेरेंटल होता है बेटा, नंबर 1 मोनोपेरेंटल होता है। नंबर 2, यहां पर जनक से जो संततियां उत्पन्न होती है वो संततियां आपस में तो समानता रखती ही है, लेकिन वो जनक से भी क्या रखती है? समानता रखती है। यहां तक क्लियर है? दूसरी चीज अब जो नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, वो है बेटा कि यहां पर आप देखिएगा कि उत्पन्न संततियां, यहां पर याद रखना बेटा कि जो उत्पन्न संततियां जो होगी वो अपने आप में तो समान है ही और जनक से भी समानता रखती है। अब यहां पर देखो, युग्मक नहीं बनते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, राइट? अपवादों को छोड़ दीजिए, तो यहां पर युग्मक नहीं बनते हैं। देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। युग्मकों का निर्माण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता है। युग्मकों का निर्माण, गैमेट्स का फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता है। भाई यहां पर तो यूनिपेरेंटल है ना, तो यहां पर ऐसा मेल गैमेट या फीमेल गैमेट जैसा नहीं है। आर यू गेटिंग? तो यहां पर युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। और जब बेटा युग्मक ही नहीं बनते हैं तो निषेचन का भी सवाल नहीं होता है। यहां पर ऐसा कोई, यहां पर कोई फ्यूजन वगैरह या सिंगेमी और नहीं हो रही है, यानी कि गैमेट्स का कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है। तो यहां पर युग्मक नहीं बनते हैं और क्या नहीं होता है बेटा? निषेचन नहीं होता है। इज इट क्लियर? केवल समसूत्री विभाजन होता है। नाउ ये अलैंगिक जनन की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर जो होता है वो कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन समझते हैं बेटा? इंग्लिश के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? माइटोसिस कहते हैं। तो यहां पर केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन 11th क्लास में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें कि एक जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती है और बनने वाली दोनों कोशिकाएं संख्यात्मक दृष्टि से, राइट, या मैं यूं कह सकता हूं संख्यात्मक दृष्टि से, या जिसको कि हम गुणात्मक दृष्टि से भी और संख्यात्मक दृष्टि से भी मात्र कोशिका के क्या होती है? समान होती है। मतलब कि समसूत्री विभाजन जब होता है तो एक से दो कोशिकाएं बनती है और जो दो कोशिकाएं बनी है बेटा वो क्वालिटेटिवली भी, यानी गुणात्मक दृष्टि से भी और संख्यात्मक दृष्टि से भी मात्र कोशिका के समान होती है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या, संख्यात्मक मतलब यहां पर क्या है?
गुणसूत्रों की संख्या से, मतलब जो जनक के अंदर गुणसूत्र संख्या है वही गुणसूत्र संख्या किसमें होगी, संततियों में भी होगी। तो याद रखना कि अलैंगिक जनन के अंदर समसूत्री विभाजन होता है बेटा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता है, केवल क्या होता है, माइटोसिस होता है। और माइटोसिस जब होता है तो आप जानते हो क्या होता है, माइटोसिस के अंदर 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है, 8 से 16 बनती है, एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? तो केवल समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो नेचुरल है कि अलैंगिक जनन जो होता है वो तीव्र गति से होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है। तभी तो लिख रखा है कि गुणन तीव्र होता है, इट इज वेरी मच फास्ट। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन है ही फास्ट डिवीजन है। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 एंड 32, 64, 128, 256 ऐसे सेल्स बनती रहती है। इज इट क्लियर? तो ये जो है आपके सामने 6 लक्षण लिखे हुए हैं, ये विशेषता है अलैंगिक जनन की। तो स्लाइड को चेंज करने के पहले एक बार आपको फिर से बता दूं बच्चों कि जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अभी आज की क्लासेस में मैं अलैंगिक जनन के ऊपर फोकस करने वाला हूं। अलैंगिक जनन की विशेषता एक बार क्विक रिव्यू ले लीजिए। यूनिपेरेंटल होता है, मोनोपेरेंटल होता है। यहां पर केवल एक जीव के द्वारा जनन होता है और जो वो एक जीव है वो अपने समान संततियां उत्पन्न करता है। याद रखना, उत्पन्न संततियां न केवल अपने आप में समानता रखती है अपितु जनक से भी क्या रखती है, समानता रखती है। यहां पर युग्मक नहीं बनते हैं, राइट। और जब युग्मक नहीं बनते हैं तो यहां पर निषेचन भी नहीं होता है, ठीक है। और अलैंगिक जनन के अंदर केवल समसूत्री विभाजन होता है, केवल माइटोसिस होता है। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसमें कि एक सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनती है और बनने वाली दोनों कोशिकाएं कैसी होती है, समान होती है। और यहां पर गुणन क्या होता है, तीव्र होता है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रैपिड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत तीव्र गति से होने वाला रिप्रोडक्शन है। इज इट क्लियर? जनन के प्रकार का बेसिक क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। और जब अलैंगिक जनन की बात चल रही है, जब बात अलैंगिक जनन की चल रही है तो हम क्लोन पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, क्लोन। ये नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। क्लोन का मतलब क्या होता है, याद रखो बच्चों, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां आकारकीय, आकारकीय मतलब समझते हो, मॉर्फोलॉजिकली आकारकीय का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली, और आनुवंशिक का मतलब होता है जेनेटिकली। याद रखोगे बच्चों, क्या कहा मैंने, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां आकारकीय व आनुवंशिक रूप से बिल्कुल क्या होती है, समान होती है। ऐसे समान जीवों को हम क्या कह देते हैं, क्लोन कह देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो संततियां हैं, बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स है, वो याद रखो आकार की दृष्टि से और आनुवंशिकी की दृष्टि से क्या रखती है, समानता रखती है। वापस से बोल रहा हूं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल क्या होती है, समान होती है। और ऐसे समान जीवों को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन का मतलब समझ में आ गया ना। बट ये देखो आज की डीपीपी में भी होगा ये, राइट, या कल की डीपीपी में, किसी एक डीपीपी में ये क्वेश्चन होगा कि क्लोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, या मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से सिमिलर। तो जब भी क्लोन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि क्लोन जो होते हैं वो आकारकीय और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होते हैं, सेम होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? क्लोन का कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? चलो अब कुछ और बातें करते हैं अलैंगिक जनन से ही संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आखिर ये अलैंगिक जनन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो किन जीवों में पाया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज, अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में सामान्य है। आमतौर पर यह देखा गया है बेटा कि अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये एक आम चीज है, ठीक है। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों में सामान्य है। और आप सब जानते हो कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, एक कोशिकीय जीव वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि देखो, मोनेरा बेटा और प्रोटिस्टा, ठीक है। ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है, आपको ये बता दूं कि ये कैसे होते हैं बेटा,
मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है वो किस तरीके के हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो मोनेरा होता है बेटा वो क्या होता है, यूनिसेलुलर। मोनेरा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। मोनेरा जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा वो यूनिसेलुलर क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। बस इतना सा फर्क है ना, दोनों ही यूनिसेलुलर है। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या दोनों यूनिसेलुलर है, हाँ दोनों यूनिसेलुलर है, दोनों एक कोश की है, मोनेरा भी और प्रोटिस्टा भी। आपने 1969 में आर.एच. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें जाकर देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों ही क्या है, यूनिसेलुलर है। बस फर्क इतना सा है कि मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर क्या है, यूकैरियोट है। तो है तो यूनिसेलुलर है ना। तो बताओ जल्दी से, मैंने क्या कहा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक कोश के जीवों में एक सामान्य घटना है, एक कोश के जीवों में सामान्य घटना है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मोनेरा और प्रोटिस्टा। क्लियर है बच्चों। चलो अब सरल संगठन, ऐसा नहीं है कि केवल एक कोश के जीवों में ही अलैंगिक जनन होता है। आप कहोगे कि सर पादपों में भी तो होता है, कई सारे जंतुओं में भी होता है। हाँ हो सकता है, इसीलिए सेकंड पॉइंट बनाया। सरल संगठन वाले पादपों, सरल संगठन वाले पादपों एवं जंतुओं में, सरल संगठन वाले पादपों और जंतुओं में भी इस प्रकार का जनन पाया जा सकता है, इस प्रकार का जनन पाया जा सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पादपों के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है उसको अलैंगिक जनन न कहकर कायिक प्रवर्धन कह देते हैं। समझ में आ रहा है भाई, पादपों के अंदर भी अलैंगिक जनन होता है, लेकिन बच्चों पादपों के अंदर हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, पादपों के लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, कायिक प्रवर्धन। राइट, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब समझते हो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहां लिख देता हूं मैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। राइट, पादपों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वहां पर अलैंगिक जनन न यूज करके और वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह देते हैं। क्लियर। तो सरल संगठन वाले पादपों एवं जंतुओं में भी यह जनन पाया जाता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि जितने भी उच्च अकशेरुक प्राणी है, उच्च अकशेरुक प्राणी, ठीक है, मतलब हायर इनवर्टिब्रेट्स, और जितने भी कशेरुक प्राणी है, वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुक प्राणी हैं, उनके अंदर अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। आज आप देख सकते हो कि उच्च प्राणियों के अंदर कहां यह जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन। आज आप देख लीजिए कि आप किसी भी जीव को देखिए, आप मछलियों को देख लीजिए, उभयचरों को देख लीजिए, सरीसृपों को देख लीजिए, पक्षियों को देख लीजिए, स्तनधारियों को देख लीजिए, उनमें कहां अलैंगिक जनन पाया जाता है। क्लियर। तो उच्च अकशेरुक प्राणियों के अंदर, हायर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, और जितने भी कशेरुक प्राणी हैं, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अलैंगिक जनन सरल संगठन वाले पादपों में और जंतुओं में यह पाया जा सकता है। पादपों के अंदर जो अलैंगिक जनन होता है उसको ही हम कायिक प्रवर्धन कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह सकते हैं। और आमतौर के ऊपर जो अलैंगिक जनन है वो एक कोशिकीय जीवों में सामान्य घटना है, जैसे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लोन क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा, और जीवों के अंदर जो जनन वाला जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो अलैंगिक जनन है उसकी विशेषताएं क्या है और किसमें ये पाया जाता है ये भी समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर बेटा। आगे बढ़े। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अभी अलैंगिक जनन क्या होता है ये अपने बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, लेकिन अब आ जाते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार कि आखिर अलैंगिक जनन कितनी प्रकार का होता है। तो देखो यहां पर मैंने इसको 6 भागों में बांट रखा है अलैंगिक जनन को, और स्टेप बाय स्टेप अपने इनको पढ़ेंगे। आपकी 12th क्लास के एनसीईआरटी में इनको दे तो रखा है, सब चीज दे रखी है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखा है, सब कुछ चीज दे रखी है, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्टिव वे में समझा नहीं रखा है। राइट, अपने इनको एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों किसी भी तरीके का इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप लोग उस प्रश्न को आसानी से कर पाओ। इज इट क्लियर। तो अलैंगिक जनन बेटा ये 6 प्रकार यहां पर दे रखे हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट प्रकार है वो क्या होता है, विखंडन। आप सब जानते हो, जिसको आज की क्लास में मैं डिस्कशन भी करूंगा। तो सबसे पहला जो है वो क्या चीज है बेटा, दैट इज नोन एज द विखंडन, जिसको कि हम लोग इंग्लिश के अंदर फिशन कहते हैं। मुकुलन, मुकुलन
जिसको कि हम लोग बडिंग कहते हैं। फिर एक और होता है जिसको कि हम बोलते हैं खंडन। विखंडन और खंडन के अंदर फर्क है बेटा, ठीक है ना। विखंडन मतलब फिशन और खंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन, दोनों में फर्क है। आर यू गेटिंग? दोनों में फर्क है। ये विखंडन है और ये क्या है? खंडन है। जब उपयुक्त समय आएगा तब मैं पूरा इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा भी हो सकता है, बाय स्पोर्स, क्लियर। पुनरुद्भवन, राइट, जिसको कि हम लोग रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें इस पॉइंट के अंदर यहां पर स्टार लगा देता हूं। कुछ वैज्ञानिक बेटा रीजनरेशन को जनन का प्रकार नहीं मानते हैं। पढ़ाने के पहले बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं कि पुनरुद्भवन वास्तव में जनन का प्रकार नहीं है। हालांकि इसको अपने अलैंगिक जनन के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है कि रीजनरेशन को हम जनन का प्रकार नहीं मान सकते हैं। रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैंने स्टार लगा दिया। ये इसलिए स्टार लगाया क्योंकि अधिकांश किताबों में आप देखोगे तो आपको पुनरुद्भवन जो है वो अलैंगिक जनन के अंदर ही पढ़ने को मिलेगा। लेकिन कई वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि ये जो रीजनरेशन है इसको हम लोग जनन का प्रकार नहीं मान सकते, ठीक है। और लास्ट में कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन आप सब जानते हो, मैंने कहा था कि उच्च पादपों के अंदर जो अलैंगिक जनन है उसी को हम कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। तो आपके सामने ये जो 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, विखंडन आप सब जानते हैं, आपने सुना होगा विखंडन, राइट, जिसमें जो जनक जीव जो होता है, मात्र जीव जो होता है, वो दो से ज्यादा संततियों में विभक्त हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब यहां पर विखंडन के अंदर विखंडन 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन, है ना। तो द्विविखंडन में तो क्या होता है, एक जीव 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और बहुविखंडन के अंदर एक जीव अनेक जीवों के अंदर अनेक जीवों का निर्माण करता है, ठीक है। मुकुलन के अंदर हाइड्रा वगैरह में अपने पढ़ेंगे, ठीक है, कि हाइड्रा वगैरह के अंदर, स्पंज वगैरह के अंदर मुकुलन होता है। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस जिसमें कि शरीर अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड से क्या बनते हैं, जीव बन जाता है, ठीक है। और बीजाणुओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, है ना। कोनिडिया, जैसे आपने कोनिडिया नाम के स्पोर्स सुने होंगे, ठीक है। तो बीजाणु के द्वारा मैं आपको जनन पढ़ाऊंगा। पुनरुद्भवन, प्लेनेरिया वगैरह, है ना। और ये जो प्रोटोजोअन होते हैं, राइट, अमीबा वगैरह, हाइड्रा, ठीक है, प्लेनेरिया, स्टारफिश, इनके अंदर पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। और कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो ये 6 टाइप्स को पहले अपने जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी बेटा, अपने इन 6 टाइप्स को पूरा डिटेल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो अभी मैंने पढ़ाया था उसमें मैं लेता हूं विखंडन को। सबसे पहले क्या ले रहा हूं बेटा, विखंडन, फिशन, ठीक है। फिशन क्या है, खंडन नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से बता दूं, फ्रेगमेंटेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, विखंडन पढ़ा रहा हूं। क्या है ये? इसमें जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है। क्या कहा बच्चों मैंने, क्या कहा है? दैट इज, जो जनक कोशिका होती है 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है। पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स, ठीक है। जनक कोशिका 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाती है। यदि 2 भागों में विभक्त हो जाए तो द्विविखंडन, 2 से अधिक भागों के अंदर यदि जनक कोशिका विभाजित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुविखंडन। क्लियर? तो क्या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो बेटा विखंडन की जो प्रोसेस है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है दैट इज नोन एज द बाइनरी फिशन, जिसको कि हम द्विविखंडन कहते हैं, और दूसरा होता है दैट इज नोन एज मल्टीपल फिशन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। इज इट क्लियर? तो आइए सबसे पहले अपने पढ़ते हैं द्विविखंडन को पढ़ते हैं। द्विविखंडन, राइट, बाइनरी फिशन को पढ़ते हैं। बाइनरी फिशन समझ में आ रहा है ना बेटा? पहली बात तो ये बता दूं कि बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है कि ये एक जनक कोशिका है, एक जनक कोशिका से क्या बन जाएंगे, एक जनक कोशिका जो होती है वो 2 भागों में विभक्त हो जाती है। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स। समझ में आ रहा है? पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ्स। जनक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं का या 2 संतति जीवों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इज इट क्लियर? चलो
अब ये जो द्विविखंडन है उसमें मैंने आपको कल की क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि द्विविखंडन के अंदर, द्विविखंडन में जीव जो होता है वो स्वयं ही एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह एक्ट करता है। मतलब पूरा के पूरा जीव ही एक जननिक इकाई की तरह काम करता है और दो जीवों का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। ठीक है, जैसे द्विविखंडन के अंदर दो जीव बन जाएंगे, बहुविखंडन के अंदर अनेक जीव बनेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये द्विविखंडन जो है उसके भी कोई प्रकार होते हैं? तो इन प्रकारों को समझ लो बेटा, एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं दे रखे हैं। सबसे पहले जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है सरल द्विविखंडन। सरल द्विविखंडन, इट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है कि यहां पर विभाजन का कोई तल फिक्स नहीं होता है, राइट। यहां पर सरल द्विविखंडन के अंदर क्या होता है, विभाजन का तल फिक्स नहीं होता। ये क्लियर कर देता हूं मैं, यहां पर विभाजन का तल फिक्स नहीं होता। क्लियर है बच्चों, विभाजन का तल यहां पर फिक्स नहीं है। यहां पर ये इर्रेगुलर बाइनरी फिशन है। क्या कहा मैंने बेटा, ये इर्रेगुलर बाइनरी फिशन है। सिंपल बाइनरी फिशन को, सरल द्विविखंडन को हम एक क्या कहते हैं, इर्रेगुलर, अनियमित द्विविखंडन है। क्यों? क्योंकि यहां पर विभाजन का कोई तल फिक्स है ही नहीं। विभाजन किसी भी तल में हो सकता है, विभाजन का तल फिक्स नहीं है। वापस रिपीट कर दूं, विभाजन का तल फिक्स नहीं है, विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। और इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सबसे सरलतम उदाहरण है, और वो क्या है बच्चों, अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होता है, सरल द्विखंडन होता है। मैं इसके बाद में आपको अमीबा के अंदर किस प्रकार से द्विविखंडन होता है वो अभी मैं पढ़ूंगा यहां पर। दूसरा, अनुलंब द्विविखंडन। अनुलंब द्विविखंडन के अंदर विभाजन जो होता है वो जीव के अनुलंब अक्ष के ऊपर होता है। यहां पर जो विभाजन होता है, विभाजन वो कैसा होता है, विभाजन कैसा होता है, मतलब शरीर के अनुलंब अक्ष, शरीर के अनुलंब अक्ष पर होता है, अनुलंब अक्ष पर होता है। विभाजन जो होता है वो कैसा होता है, अनुलंब अक्ष पर होता है। मैं भी डायग्राम्स वगैरह सब बना के बताऊंगा आपको। विभाजन जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर होता है। इंग्लिश में लिख देते हैं बेटा, क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। विभाजन जो होता है वो किसके ऊपर होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर। विभाजन जो है वो किस पे हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर हो रहा है बेटा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कैसी होती है, ऐसे खड़ी। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर मतलब विभाजन ऐसे हो रहा है, खड़े तल के अंदर हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर डिवाइजन हो रहा है। ठीक है, और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर जिसमें कि बाइनरी फिशन होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, यूग्लिना। याद रखोगे, यूग्लिना। तो सरल द्विविखंडन जो है उसके बाद में जो अनुलंब द्विविखंडन है जिसमें विभाजन का तल अनुलंब होता है, विभाजन शरीर के पेरेंट बॉडी के अनुलंब अक्ष के ऊपर होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर होता है। द बेस्ट एग्जांपल इज यूग्लिना। ठीक है, और अनुप्रस्थ द्विविखंडन यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ये क्या है, यहां पर लिख दें, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन है, वो क्या होता है बेटा, वो कैसा होता है, यहां पर विभाजन का तल कैसा होता है, मतलब विभाजन अनुप्रस्थ तल के ऊपर होता है। विभाजन का तल, विभाजन का तल अनुप्रस्थ होता है। विभाजन का तल कैसा होता है बेटा, अनुप्रस्थ होता है। विभाजन का तल अनुप्रस्थ है। ठीक है, अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल तो होता है ऐसा, अनुप्रस्थ कैसा होता है बेटा, इस तरीके का, ऐसे। डिवीजन का जो तल है वो कैसा होगा, ऐसा ट्रांसफर, समझ में आ रहा है, ये ऐसे इस तरीके से ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा, अनुप्रस्थ द्विविखंडन का बेस्ट एग्जांपल यदि मैं दूं आपको तो वो कौन सा होगा बेटा, दैट इज नोन एज द पैरामीशियम। पैरामीशियम तो सभी ने सुना हुआ है, पैरामीशियम। इज इट क्लियर, पैरामीशियम के अंदर जो द्विविखंडन होगा वो अनुप्रस्थ तल के ऊपर होगा। अनुलंब द्विविखंडन जो होगा वो यूग्लिना के अंदर होगा, और जहां विभाजन का तल फिक्स नहीं होगा, सरल द्विविखंडन, वो किस में देखा गया है बेटा, अमीबा के अंदर देखा गया है। तो बताओ जल्दी से, द्विविखंडन कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। द्विविखंडन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सरल द्विविखंडन,
अनुलंब द्विखंडन और अनुप्रस्थ द्विखंडन। सरल द्विखंडन का एग्जाम्पल अमीबा, अनुलंब द्विखंडन का एग्जाम्पल यूग्लिना, और अनुप्रस्थ द्विखंडन का एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। एनसीईआरटी के अंदर एक ये दे रखा है बेटा। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो एनसीईआरटी में ये दे रखा है, ये डायग्राम है। एनसीईआरटी का डायग्राम मैंने लिया है ताकि आप लोगों को चीजें बहुत जल्दी से समझ में आ जाए और आप इस डायग्राम के यूज टू होंगे। ये डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है? ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि बाइनरी फिशन इन अमीबा, बाइनरी फिशन इन अमीबा। ये डायग्राम अमीबा के अंदर द्विविखंडन को दर्शा रहा है। तो क्या लिखा हुआ है? अमीबा में द्विखंडन। ये पेरेंट अमीबा है। ये क्या है बच्चों? पेरेंट अमीबा है। अब ये पेरेंट अमीबा के अंदर ये जो शो कर रखा है ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है। अब आप सब जानते हो कि जब भी द्विविखंडन होगा, राइट, तो द्विविखंडन हो रहा है। ठीक है। तो अलैंगिक जन्म के दौरान माइटोसिस तो होगा। तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहले ये जो केंद्रक है बेटा, ये जो केंद्रक है न्यूक्लियस है। ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है वो क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा। ये देख रहे हो, न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड कर रहा है और न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। ये देख पा रहे हो, यहां पर न्यूक्लियस ही डिवाइड हो गया। ये यहां पर ये देख पा रहे हो, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। उसके बाद में न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाने के बाद में यहां पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। यहां पर क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। व्हेन द न्यूक्लियस डिवाइड्स, तो उसके बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो आप इतना तो सब लोग जानते हो कि पहले क्या होता है बेटा? पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। पहले क्या होता है? कम ऑन, न्यूक्लियर डिवीजन, केंद्र का विभाजन होता है और बाद में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, राइट। तो यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और फिर उसके बाद में देखो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। आर यू गेटिंग? और लास्ट में 2 डॉटर सेल्स बन जाती है। लास्ट में कितनी डॉटर सेल्स बन गई? 2। तो सामने दिख रहा है कि सिंपलेस्ट टाइप का डिवीजन है और ये क्या हो रहा है बेटा? यहां पर 2 संतति अमीबा बन गए। यहां पर 2 क्या बन गए? संतति। तो ये तो है पेरेंट सेल और उस पेरेंट सेल से क्या बन गई है? 2 डॉटर सेल्स बन गई है। नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट, यहां पर खास बात जो नोट करनी है वो ये है कि बाइनरी फिशन जो होता है वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, राइट। किस में होता है बेटा? ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। फेवरेबल कंडीशन के अंदर, फेवरेबल कंडीशन का मतलब समझते हो? अनुकूल परिस्थितियां, राइट। अनुकूल परिस्थितियों के अंदर होता है। अनुकूल परिस्थिति का मतलब समझते हैं? जैसे अमीबा जिस वाटर बॉडी के अंदर रह रहा है वहां पर वाटर का टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, वहां पर इनफ मात्रा के अंदर पानी होना चाहिए, वहां पर इनफ मात्रा के अंदर खाने का भोजन होना चाहिए। ऑल दीज आर फेवरेबल कंडीशन। तो अमीबा में द्विविखंडन जो होता है वो क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। ठीक है। दूसरी चीज कि हमेशा द्विविखंडन के अंदर कभी भी लास्ट में कोई रेजिड्यू नहीं बचता है। मतलब कल भी बता चुके थे कि इस अमीबा की डेथ नहीं होगी। आर यू गेटिंग और नॉट? तो बाइनरी फिशन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। अमीबा के अंदर यहां पर बाइनरी फिशन है। फिर से मैं बता दूं कि ये जो बाइनरी फिशन यहां पर जो हो रहा है ये सरल प्रकार का है बेटा। ये सरल है, मतलब इट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फिशन। ये सिंपल बाइनरी फिशन है, राइट। दैट इज नॉन एज सिंपल बाइनरी फिशन या सरल प्रकार का जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। और यहां पर विभाजन का तल फिक्स नहीं है। इट इज कॉल्ड एज इरेगुलर डिवीजन। ये मैंने क्या कहा है बेटा? इरेगुलर होता है, अनियमित प्रकार का बाइनरी फिशन है क्योंकि इसमें विभाजन का तल नहीं है। मैंने इस विभाजन के अंदर आपको बताया, हो सकता है कि आपकी बुक्स के अंदर दूसरे तल के ऊपर विभाजन शो कर रखा हो, तो डजंट मैटर्स, विभाजन का तल फिक्स है ही नहीं ना बेटा। इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ इरेगुलर डिवीजन। आई थिंक सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ अमीबा में बहुविखंडन, ये बेटा एनसीईआरटी के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर रखा है लेकिन आपको आना चाहिए। अमीबा के अंदर बहुविखंडन, मल्टीपल फिशन इन अमीबा। मैंने यहां पर डायग्राम भी शो कर रखा है।
पहली बात तो याद रखना कि अमीबा के अंदर जो बहुविखंडन होता है, पहली बात तो बहुविखंडन भी पाया जाता है, न केवल द्विविखंडन होता है अपितु उसके अंदर बहुविखंडन भी पाया जाता है। लेकिन एक बड़ा अंतर समझ लेना कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर होता है। याद रखना है कि ये किस में होता है बेटा, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर होता है। ठीक है, किस में होगा, ये प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर होगा। तो अमीबा एग्जाम्पल है द्विविखंडन का भी और ये एग्जाम्पल है बहुविखंडन का भी, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर अमीबा के अंदर द्विविखंडन ना होकर कैसा होता है, बहुविखंडन होता है। और सबसे पहली जो चीज होती है वो अमीबा क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे ही आती है बेटा तो अमीबा कैसा होता है, ऐसा, ये अमीबा है। तो अमीबा के अंदर तो सूडोपोडिया वगैरह होते हैं ना, अमीबा वगैरह के अंदर तो क्या होते हैं, सूडोपोडिया होते हैं। सूडोपोडिया तो समझते हो ना, पादा, कूटपाद जिसको की कहते हैं, उनके अंदर कूटपाद होते हैं। तो सबसे पहला काम ये करेगा कि अमीबा जो है वो क्या कर लेगा, वो कूटपादों को क्या कर लेगा, वो कूटपादों को खींच लेगा। तो जैसे सबसे पहले ये अमीबा है, तो अमीबा सबसे पहले क्या करेगा, अपने जितने भी सूडोपोडियाज है उसको विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ मतलब अंदर की तरफ खींच लेगा। खींच लेगा तो बताओ जल्दी से कैसा हो जाएगा, शेप में कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। ये शेप में राउंड हो गया, सिंपल। और जैसे ही राउंड होता है तो अपने चारों तरफ बेटा एक सिस्ट वॉल बना लेता है, अपने चारों तरफ एक 3 लेयर्ड सिस्ट बना लेता है। 3 लेयर्ड सिस्ट समझ रहे हो, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, एक 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल बना लेता है। अपने चारों तरफ बेटा एक त्रिस्तरीय कठोर सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है। इट फॉर्म्स अ रिजिड 3 वॉल्ड स्ट्रक्चर, और इसको हम क्या कहते हैं, पुट्टी कहते हैं, राइट। मतलब अपने चारों तरफ उसने क्या बना लिया, एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बना लिया। और ये जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाता है तो इस सिस्ट बनने का जो प्रोसेस है, ये जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुट्टी भवन कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसिस्टेशन। ये इंसिस्टेशन हुआ, इज इट क्लियर। अब क्या होता है, मान लीजिए कि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में पानी सूख चुका है जिस तालाब में वो रह रहा है। अब प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने को गोल कर दिया और अपने चारों तरफ क्या बना ली, पुट्टिकाएं बना ली। ठीक है, पुट्टिकाएं बन गई। अब प्रतिकूल परिस्थिति के बाद में अनुकूल परिस्थिति भी तो आती है। आर यू गेटिंग, रात के बाद में दिन भी तो आता है भैया। अभी कठिन पढ़ाई के दिन है तो बाद में अच्छे दिन भी तो आएंगे, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन भी तो होगा, अच्छी जगह पे भी तो जाएंगे। तो रात के बाद के आती है, दिन आते हैं, खराब दिनों के बाद में अच्छे दिन भी आते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये सोहन और अभिषेक को मैं देख पा रहा हूं कि ये कैसे बनती है पुट्टिका। तो बेटा ये क्या करते हैं कि इनके अंदर ओन ये सिस्टम होता है, बॉडी के अंदर इनके सिस्टम है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर इनके अंदर बॉडी के ऊपर स्वयं ही ये बॉडी से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं कि अपने चारों तरफ क्या बना लेते हैं सोहन, ये अपने चारों तरफ वॉल बना लेते हैं। अब वॉल बन गई, ये देखो 3 लेयर्ड सिस्ट है। अब अनुकूल परिस्थितियां आने पर, अनुकूल परिस्थितियां मतलब बारिश के दिन आएंगे, तालाब पानी से भर जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर रहते हुए ही, प्रतिकूल परिस्थिति में ये जो अमीबा था ना, जनक अमीबा, इसके अंदर जो बेटा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो होता है वो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। ये देखो, ये सब मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, ये सब डॉटर न्यूक्लियाई बन गए बेटा। अब आप कहोगे कि सर डॉटर न्यूक्लियाई बहुत सारे कैसे बन गए, तो भैया बहुविखंडन हो रहा है ना। बहुविखंडन के अंदर क्या होगा, सिंपल द्विविखंडन में तो क्या होता है, केंद्रक एक बार विभाजित होता है, द्विविखंडन में केंद्रक एक बार विभाजित होता है। बहुविखंडन के अंदर केंद्रक अनेक बार विभाजित होता है। तो बताओ केंद्रक अनेक बार विभाजित हो जाएगा तो बताओ जल्दी से डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे बेटा, बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। अब इस सिस्ट के अंदर रहते हुए ही, इस सिस्ट के अंदर रहते हुए ही बहुत सारे क्या बन गए, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। अब अंदर रहते हुए ही डॉटर न्यूक्लियाई, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो नेचुरली कि साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है तो यही डॉटर न्यूक्लियाई जानते हो बेटा क्या कहलाते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स। ये सब जो आपको दिख रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, केंद्रक के चारों तरफ क्या बन चुका है, केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव्य आ चुका है। तो यही डॉटर न्यूक्लियाई अब क्या कहे जा रहे हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स। अब जब अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो बताओ जलाशय के अंदर पानी आ जाएगा, वाटर बॉडी के अंदर वाटर आ जाएगा। तो जो पुट्टिकृत अमीबा है, इंसिस्टेड अमीबा है, राइट, वो क्या होगा, यहां पर क्या करेगा बेटा, बहुविखंडन द्वारा विभाजित होकर, बहुविखंडन के द्वारा अंदर तो विभाजित हो ही रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में विभाजित हो रहा है, विभाजित होकर और अपने भीतर अनेक सूक्ष्म अमीबा, राइट, अनेक सूक्ष्म अमीबा यानी कि डॉटर अमीबा, यंग अमीबा, या अपने अंदर
सूडोपोडियोस्पोर्स बना लेता है, ठीक है। और अनुकूल परिस्थितियां यहां जब आएगी, आर यू गेटिंग, तो अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये पुट्टी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, आर यू गेटिंग, ये पुट्टी फट जाएगी और फट जाएगी तो व्हाट विल हैपन बेटा, तो चलो अनुकूल परिस्थिति में ये पुट्टी फट जाएगी और संतति अमीबा क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक बार जल्दी से देख लो, अमीबा जो है वो क्या था, उसने सूडोपोडिया को विड्रॉ किया, गोल हो गया, गोल हो गया, प्रतिकूल परिस्थिति में अपने चारों तरफ क्या बना दी, सिस्ट वॉल बना दी, ठीक है, सिस्ट वॉल बन गई है। अब प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए ही वो अपने अंदर न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, मल्टीपल फिशन करेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, तो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। इसके बाद में क्या रहा होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन रहा होगा, तो साइटोप्लाज्म डिवीजन हुआ होगा, तो यही डॉटर अमीबा जब साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाता है तो सूडोपोडियोस्पोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, सूडोपोडियोस्पोर्स कहलाते हैं। अब जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आएगी तो सिस्ट वॉल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ये क्या करेगी, पहले तो रिजिड होती है, बाद में ये वाटर को एब्जॉर्ब जब करती है बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब करती है तो क्या कर लेती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद में स्वेल हो जाती है, स्वेल होकर क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। जब रप्चर हो जाएगी तो ये सूडोपोडियोस्पोर्स बाहर निकल जाएंगे एंड दीज सूडोपोडियोस्पोर्स विल बी एक्टिंग एज द यंग अमीबा और द डॉटर अमीबा क्लियर है? तो आज बेटा मैंने यहां तक अमीबा के अंदर जो बहुविखंडन होता है, मल्टीपल फिजन इन अमीबा होता है, वो आज आपको क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया है। यहां तक आज आपको पूरा पढ़ा दिया है। कल की क्लास में मैं आपको ये तक भी बताऊंगा कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन के अंदर क्या फर्क होता है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।